दोस्तों, आज हम देखने वाले एक हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसके अंदर एक महिला और उसकी छोटी बेटी एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जैसे कि अचानक किसी के रोने की आवाज आना, किचन में पानी भर जाना वगैरह वगैरह। अब उस घर में रहने वाली आत्मा का पता लगाने के लिए एक अनोखी शक्ति वाली लेडी को बुलाया जाता है। तो अब क्या है इस आत्मा के पीछे का राज और वो इन लोगों से क्या चाहती है, यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। इस कहानी के एंड में आपको एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है वाराणसी से, जहाँ पर हम एक पंडित जी को एक औरत के ऊपर से आत्मा को हटाते हुए देखते हैं, और उसके अगले ही पल हम केरला के अंदर एक मौलवी को भी एक लड़के के ऊपर से पोजीशन को हटाते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो बस एक शो है, मतलब कि शो का फुटेज जो कि हॉरर से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करती है। और दोस्तों, इस शो को मेधा नाम की एक लड़की डायरेक्ट करती है। यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि मेधा ने हाल ही में अपने पति के खिलाफ डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई किया है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है चिनू। मेधा आज ऑफिस से जल्दी से निकल रही होती है, क्योंकि वो आज एक नया घर देखने के लिए जा रही थी। इसी बीच ऑफिस से बाहर जाते हुए उसके बॉस की बेटी मेधा को रोककर उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट मारते हुए कहती है कि उसके शो की टीआरपी कुछ खास नहीं आ रही है। उसके हॉरर शो की वॉचिंग दिन पर दिन नीचे ही गिरती जा रही है। अब ऑब्वियसली उसकी बातों को मेधा इग्नोर करती है और वहां से चली जाती है। अब दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि मेधा को उसकी मदर इन लॉ यानी कि उसकी सास कॉल करती है, और वो भी उसे डिवोर्स लेने के फैसले पर टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तुम अपनी बेटी चीनू का ख्याल अकेले नहीं रख पाओगी। और ये बात सुनकर मेधा गुस्से में कॉल को कट कर देती है। अब यहाँ पर मेधा जिस घर को देखने के लिए आती है वो घर उसे पहले ही नजर में बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, और मेधा उस घर को फाइनल भी कर लेती है। उसके बाद वो अपनी बेटी चीनू और अपनी मेड के साथ तुरंत ही उस घर में शिफ्ट हो जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक मछुआरे को। वो मछलियां पकड़ रहा होता है और उसे बहुत बड़ा प्लास्टिक का बैग नदी से मिलता है, और जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक इंसान के सर का कंकाल था। अब ये बात आस पड़ोस में आग की तरह फैल जाती है और पुलिस भी तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसीपी सत्यजीत को भेजा जाता है। एसीपी सत्यजीत तुरंत उस कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेज देता है और उन लोगों को इसके बारे में पता करने के लिए कहता है। अब उसके आगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से सत्यजीत को ये बात पता चलती है कि ये जो कंकाल है यानी कि ये जो सर है वो किसी लड़की का है, जिसकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच हो सकती है। पर जब सत्यजीत ऐसे ही किसी लड़की के बारे में लापता होने की लिस्ट चेक करता है तो उसे यहाँ पर किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट किसी ने दर्ज नहीं करवाई थी। अब उसके बाद सत्यजीत ये सोचने लगता है कि शायद ये लड़की इस स्टेट की नहीं होगी, या फिर हो सकता है कि ये लड़की अनाथ है और इसलिए इसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखवाई। खैर, अब यहाँ हम दूसरी तरफ मेधा को देखते हैं, जो कि अपने डिवोर्स लॉयर जो कि उसकी फ्रेंड ही है जिसका नाम है हरिदा, उससे मिलने के लिए जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि मेधा की एक बहन भी हुआ करती थी जिसने लगभग 1 साल पहले खुद की जान ले ली, और उसने ऐसा क्यों किया ये सच आज तक किसी को भी पता नहीं चला। खैर, अब रात को जब मेधा और बाकी के सभी लोग सो रहे होते हैं तभी अचानक से उसके घर में पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और ये सब कुछ चेक करने के लिए वो बाहर आती है। तब वो देखती है कि उसकी नौकरानी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब इस सब के बारे में नौकरानी से पूछने पर वो मेधा को बताती है कि मैम, मुझे इस घर में किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी और मैंने किसी लड़की को किचन के कोने में बैठकर रोते हुए देखा। वो मेड इनडायरेक्टली ये कहना चाहती थी कि इस घर के अंदर कोई आत्मा है, लेकिन यहाँ पर मेधा आत्मा वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मेड को जल्दी से घर साफ करके सो जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, क्योंकि मेधा तो खुद ही हॉरर शो बनाती है, इसलिए वो इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करती। वो इसे एक नॉर्मल घटना कहकर नजरअंदाज कर देती है। खैर, अब हम इस तरफ सत्यजीत को इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में उसे मिलने के लिए उसका शराबी मामा आता है।
जो कि सत्यजित से कुछ पैसे मांगने के लिए आया है और अब सत्यजित भी उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए कहता है। खैर, अब उसके कुछ देर बाद सत्यजित को एक दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ये बात पता चलती है कि जो स्कल तुम्हें मिला था ना, उसके अंदर एक नकली दांत भी लगा हुआ है। यानी कि वो जो भी लड़की थी उसने मरने से पहले डेंटल ट्रांसप्लांट करवाया था। अब यहाँ पर सत्यजित इसी को क्लू मानकर ये बात पता करने की कोशिश करता है कि ये ट्रांसप्लांट किस क्लिनिक में हुआ था और उस पेशेंट का नाम क्या है। जिसके बाद फाइनली उसको पता चलता है कि ये स्कल ईवा मारिया नाम की एक लड़की का है और बाकी की डिटेल्स भी उससे मैच कर रही थी। अब यहाँ दूसरी तरफ हम मेधा को देखते हैं। अब उससे भी अपने घर के अंदर कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं फील होने लगती है, जिस वजह से वो भी डर जाती है। अब उसके घर के अंदर क्या चल रहा है ये पता करने के लिए मेधा एक पैरानॉर्मल रिसर्चर झारा को अपने घर पर बुलाती है, जिसे भूत, प्रेत, आत्माओं के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज थी। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि झारा की आंखें नहीं है, लेकिन वो हर तरह की एनर्जी और उसकी प्रेजेंस को फील कर सकती है, उसे पहचान सकती है। अब यहाँ पर मेधा झारा को अपनी प्रॉब्लम बताती है, जिसके बाद वो मेधा के घर पर आकर कुछ रिचुअल्स वगैरह करती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर किसी की आत्मा का वास है। झारा मेधा से कहती है कि यहाँ पर ईवा मारिया नाम की एक लड़की की आत्मा है जो कि तुमसे कुछ कहना चाहती है, मतलब कि शायद वो तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। और दोस्तों, एसीपी सत्यजित को जो स्कल मिला है वो भी ईवा मारिया का ही है। तो यहाँ पर इन सब का क्या कनेक्शन है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, अब यहाँ इस तरफ सत्यजित ईवा के परिवार के बारे में पता करते हुए उसके गांव पहुंच जाता है, जहां पर गांव के एक आदमी से उसे पता चलता है कि ईवा के पिता का नाम फिलिप था, जो कि काफी ज्यादा अमीर थे। और जब ईवा की मां की मौत हो गई तो फिलिप ने लेसी नाम की एक दूसरी औरत के साथ शादी कर ली, जिससे फिलिप को 2 बच्चे हुए। लेकिन यहाँ पर उसकी दूसरी पत्नी लेसी ईवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से फिलिप ने अपनी बेटी ईवा को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया और तब से ईवा हॉस्टल में ही रहने लगी। अब उसके कुछ ही सालों बाद फिलिप की यहाँ पर मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले फिलिप ने अपने सारे प्रॉपर्टी ईवा के नाम पर कर दी थी। फिर उसके बाद ईवा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दिए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आई थी। ये काम उसने एक ब्रोकर के थ्रू करवाया। अब वो आदमी बताता है कि फिलिप की दूसरी बीवी और उसके बच्चे यहीं पर रहते हैं और तभी वहां पर वो प्रॉपर्टी डीलर भी पहुंच जाता है, जिसने ईवा की प्रॉपर्टी बेची थी। और उसके जरिए सत्यजीत फिलिप की दूसरी पत्नी लेजी से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ईवा ने अपनी बिरादरी के बाहर किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली थी और उसके बाद उसने अपनी सारे प्रॉपर्टी बेच दिए। फिर उसके साथ क्या हुआ हमें पता नहीं। अब यहाँ पर मेधा के घर में जो फ्रिज था उसके जरिए कुछ भूतिया घटनाएं होने लगती है। मेधा को ऐसा लगता है कि इस फ्रिज में ही कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। अब वो अपने मकान मालिक को कहकर इस फ्रिज को हटाने के लिए कहती है और तब तक उस फ्रिज के ऊपर कपड़ा डालकर उसे बंद कर देती है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि सत्यजीत को ईवा मारिया का आधार कार्ड मिल जाता है। फिर वो आधार कार्ड के फोटो उस खोपड़ी के 3D मॉडल से मिलाकर देखता है तो वो दोनों चेहरे मैच हो जाते हैं। तब जाकर सत्यजीत को यकीन होता है कि मरने वाली ईवा मारिया ही है। यहाँ हम इस तरफ देखते हैं कि मेधा झारा से मिलने के लिए आई थी। झारा उसे कहती है कि ईवा मारिया की आत्मा फ्रिज के थ्रू तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो तुमसे मदद मांग रही हो। तुम उससे जितना दूर भागोगी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम इसके बारे में पता करो कि वो तुमसे क्या कहना चाहती है। अब मेधा ईवा मारिया के बारे में और जानने की कोशिश करने लगती है, जिससे कि उसे फेसबुक पर ईवा की प्रोफाइल दिखती है और उसमें उसकी म्यूचुअल फ्रेंड हरिदा दिखाई देती है, वही लॉयर हरिदा जो उसका डिवोर्स का केस लड़ रही थी। यानी कि यहाँ पर हरिदा ईवा को जानती थी। उसके बाद मेधा हरिदा को कॉल करके ईवा के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको बताती है कि ईवा और उसके हस्बैंड का मैंने ही डिवोर्स करवाया था और उसके हिसाब से ईवा का पति दर्शन अभी भी मेधा के ऑफिस में ही काम करता है, तो वो उससे ईवा के बारे में पूछ सकती है। तो फिर अब मेधा दर्शन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर तो सत्यजीत पहले से ही मौजूद था। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर पहुंच चुका था। दर्शन सत्यजीत से कहता है कि मैं आपको सारी बातें कल बताऊंगा, वो भी अकेले में। अब उसके अगले दिन दर्शन के घर पर वो सत्यजीत को ईवा और उसके रिश्ते का सच बताता है। वो कहता है कि ईवा से शादी करना उसकी बहुत बड़ी गलती थी और ये मेरा जल्दी में लिया गया फैसला था। आगे जाकर इसका अंजाम ये हुआ कि उन दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा।
पर जब वो उसके साथ रिश्ते में था तब उसने अपने बिजनेस के लिए उससे 3 करोड़ रुपए लिए थे, जो कि वो डिवोर्स के बाद उससे मांगने लगी। और इतने सारे पैसे लौटाने के लिए उसके फादर इन लॉ ने उसकी मदद की, यानी कि उसके नई वाइफ के फादर ने। और उसके बाद से ही हम दोनों ने एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं किया। अब ऑफिसर सत्यजीत ये बात सुनकर दर्शन से कहता है कि ईवा की मौत हो चुकी है। खैर, अब उसके कुछ देर के बाद सत्यजीत को फॉरेंसिक डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे एक और मर्डर केस के बारे में बताते हैं, जिसमें उन्हें एक लड़की का कटा हुआ हाथ मिला है। अब उसके अगले दिन सत्यजीत जब उस हाथ की फॉरेंसिक रिपोर्ट लेने के लिए जाता है तब उसको पता चलता है कि ये भी पार्ट ईवा मारिया का ही है। और उसके हाथ पर किसी के बाल भी मिलते हैं, जो कि छोटे बाल होते हैं, जिससे कि अब सत्यजीत इस फैसले पर आता है कि ईवा के हाथों में जो बाल है वही ईवा का कातिल है। उसका कहना यह था कि हो सकता है कि ईवा के मरते वक्त उसने खुद को बचाने के लिए खूनी के बालों को पकड़ा होगा। अब उसके बाद सत्यजीत उस जगह पर जाता है जहां पर ईवा और दर्शन शादी से पहले रहते थे, जहां के मकान मालिक से उसे ये बात पता चलती है कि शादी के कुछ ही हफ्तों बाद दर्शन और ईवा के बीच झगड़े बढ़ने लगे, जो कि बीच में थम गए थे, लेकिन बाद में चीजें और भी ज्यादा बिगड़ने लगी और इसीलिए उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। उन लोगों ने ईवा को आखिरी बार एक लड़की के साथ देखा था, जिसके साथ ईवा कार से कहीं जा रही थी और उस लड़की के बाल छोटे थे। अब ये बात सुनने के बाद सत्यजीत को विश्वास हो जाता है कि वो एक छोटी बाल वाली लड़की है जिसने ही ईवा को मारा है। अब यहाँ इस तरफ हम मेधा को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसकी सास उसके घर पर आती है ताकि वो उसके डिवोर्स के फैसले को बदल सके। लेकिन जब वो चीनू के साथ खेल रही होती है तभी उन्हें घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद उन्हें किसी के पैरों के निशान भी अपने आप ही बनते हुए दिखाई देते हैं, जो कि फ्रिज की तरफ ही जा रहे थे। अब ये सब कुछ देखने के बाद मेधा की सास बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। और ये फ्रिज इस घर के पिछले ओनर का था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सत्यजीत ईवा के हॉस्टल पहुंचता है, जहां पर वो कॉलेज के टाइम पर रहा करती थी। वहां पर उसे पता चलता है कि जब से ईवा दर्शन के साथ रिश्ते में आई थी तब से उसने हॉस्टल में रहना छोड़ दिया था और उसके बाद तो वो हॉस्टल के केयर टेकर के कॉल भी नहीं उठाया करती थी। जब ईवा को व्हाट्सएप मैसेज करा गया तब उसने रिप्लाई में लिखा कि मैं एक जर्नी पर जा रही हूँ। और वहां के केयर टेकर से सत्यजीत को यह भी बात पता चलती है कि कुछ ही दिन पहले यहाँ पर ईवा के बारे में पूछताछ करने के लिए एक लेडी आई थी, यानी कि यहाँ पर कोई और भी था जो कि ईवा के बारे में पता कर रहा था। सत्यजीत उस केयरटेकर से कहता है कि अगर वो लेडी आपको वापस दिखे तो मुझे तुरंत ही कॉल कर लेना। उसके आगे सत्यजीत ईवा की फेसबुक पोस्ट को देखता है, जिससे कि उसे एक बहुत ही शॉकिंग चीज पता चलती है कि ईवा की मौत के बाद भी लगभग 6 महीने तक ईवा का फेसबुक अकाउंट एक्टिव था और उसमें नए नए पोस्ट आते रहे और उसके अंदर ज्यादातर पोस्ट वाराणसी के ही थे, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि वो मर गई है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ईवा की मौत पहले ही हो चुकी है, तो उसका फेसबुक अकाउंट कौन चला रहा था? और इसका जवाब बिल्कुल साफ था, यानी कि उसका कातिल। अब उन्हीं पोस्ट में से सत्यजीत को एक कोविड वैक्सीन का कैंप दिखाई देता है, जिससे उसे याद आता है कि असल में केरला की गवर्नमेंट ने कोविड के समय पर अपने सिटीजन को सभी स्टेट से सेफली वापस लाया था, यानी कि मर्डर जो भी है वो कोविड के वक्त पर वाराणसी के अंदर था और वो भी उसी समय गवर्नमेंट की सेफ्टी स्कीम की वजह से केरला में वापस आ गया। तो उस वापस आए लोगों की लिस्ट में उसका नाम जरूर होगा। अब जब सत्यजीत उस लिस्ट को चेक करता है तो उसे उसमें ईवा मारिया का ही नाम दिखाई देता है, यानी कि मर्डरर ने अपनी नाम की पहचान ईवा मारिया ही रखी थी ताकि उसकी पहचान सामने ना पाए। लेकिन तभी सत्यजीत को उस लिस्ट में अपने शराबी मामा का भी नाम दिखाई देता है, जो कि उस वक्त पर वाराणसी गए थे। इसलिए तुरंत सत्यजीत अपने मामा के पास चला जाता है और उनसे ईवा मारिया के बारे में पूछने लगता है। तो उसका मामा उसे जवाब देता है कि हाँ, ईवा मारिया को वो जानता है और उन्होंने उस वक्त उससे बात भी की थी। फिर सत्यजीत उन्हें उसकी फोटो दिखाता है और कहता है कि इस लड़की की मौत हो चुकी है, जिस पर उसके मामा शॉक रह जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये ईवा मारिया नहीं है, मैं जिस ईवा मारिया की बात कर रहा हूँ वो कोई और ही थी। और हाँ, मैंने तो उसे कुछ दिन पहले ही इस शहर में देखा था। उसके बाद सत्यजीत अपने मामा से यह कहता है कि अगर वो लड़की आपको वापस दिखे तो मुझे कॉल कर देना। अब उसके बाद सत्यजीत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ईवा की जान पैसों के लिए ली गई थी, क्योंकि ईवा के पास दर्शन से मिले हुए 3 करोड़ रुपए थे, तो पैसों के लिए ही खूनी ने उसका खून कर दिया। खैर, अब उसके बाद सत्यजीत को उस केयर टेकर का कॉल आता है, जो कि उसे कहते हैं कि जो औरत ईवा के बारे में जानने के लिए कुछ दिन पहले आई थी वो इस वक्त टीवी पर आ रही है
और दोस्तों वो और कोई नहीं बल्कि मेधा होती है। जी हाँ दोस्तों, असल में मेधा ही ईवा के बारे में खोज कर रही थी और उसके बारे में जानते जानते हॉस्टल तक पहुंच गई थी। अब उसके बाद सत्यजित मेधा से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर बातों ही बातों में मेधा अपने घर में जो भूत प्रेत की घटनाएं हो रही है उसे सत्यजित को बताती है, जिस पर सत्यजित उसे कहता है कि मैं इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता। अब तभी सत्यजित को किसी का कॉल आता है और उसके कुछ देर बाद वो मेधा से जाकर कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि ईवा का खूनी कौन है, जिससे रिवील करते हुए वो मेधा को उस मर्डर की फोटो दिखाने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट और यहाँ पर शॉकिंगली वो खूनी और कोई नहीं बल्कि हरिता थी। जी हाँ दोस्तों, उसका डिवोर्स का केस लड़ने वाली हरिता। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर सारे राज खुलते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि दर्शन से डिवोर्स लेने के बाद ईवा के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, यानी कि यहाँ पर दर्शन झूठा नहीं था और ईवा का डिवोर्स हरिता ने किया था, इसलिए उसे पता चल गया था कि ईवा के पास बहुत सारे पैसे हैं, जिससे कि हरिता के मन में पैसों के लिए लालच जाग गया और उस वक्त हरिता को पैसों की सख्त जरूरत भी थी, इसलिए उसने ईवा को किसी बहाने से रात को अपने घर पर बुला लिया और मौका देकर ईवा को उसने जान से मार डाला। उसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया, जिसके बाद वो अलग अलग समय पर शहर के अलग अलग कोनों में उन टुकड़ों को फेंक दिया करती थी। हरिता एक लॉयर थी, इसलिए वो लॉ के बारे में बहुत कुछ जानती थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने ईवा के आधार कार्ड पर अपना फोटो लगा दिया, जिसकी मदद से उसने नया बैंक अकाउंट खुलवाया और ईवा के गांव जाकर उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और वहां से जितने भी पैसे मिले थे वो सारे पैसे अपने पास रख लिए। अब उसके आगे ईवा की मौत के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए उसने उसके ही फोन से सभी लोगों के मैसेज के रिप्लाई दिए और वाराणसी जाकर फोटोज भी पोस्ट की, जिससे कि सब लोगों को यही लगे कि ईवा वाराणसी में है। अब जाहिर सी बात है वो खुद की फोटो तो पोस्ट नहीं कर सकती थी, तो इसलिए उसने आसपास की जगह की फोटो डाल दी और उसने आखिरी बार ईवा का फोन यूज करके उसे नदी में फेंक दिया, जिससे कि सबको यही लगा कि ईवा वाराणसी के अंदर कहीं खो गई। अब उसके आगे सत्यजित मेधा से कहता है कि इतनी इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद हरिता को ये बात पता चल गई होगी कि हमें उसका सच पता चल चुका है। अब उसके बाद हम हरिता को देखते हैं जो कि मेधा के घर पर जाती है और चेक करने लगती है कि कहीं मेधा के हाथ उसके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं लगे। और उसी समय हरिता उस फ्रिज के सामने जाती है, जो कि असल में वही फ्रिज था जिसके अंदर उसने ईवा के शरीर को काट कर रखा था और इसलिए इस फ्रिज के जरिए यहाँ पर पैरानॉर्मल घटनाएं हो रही थी। जब हरिता उस फ्रिज को खोलती है तो उसके अंदर उसे कटे हुए बॉडी के पार्ट्स दिखने लगते हैं, जैसा कि उसने एक समय पर किया था। अब ये देखने के बाद हरिता तो चीखने चिल्लाने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो ईवा की आत्मा ने हरिता से बदला ले लिया हो। अब दोस्तों उसके अगले दिन ये पता चलता है कि उस फ्रिज के फटने की वजह से हरिता की मौत वहीं पर हो गई, लेकिन यहाँ पर मेधा समझ जाती है कि ईवा की आत्मा ने ही हरिता को मारा होगा। और ये सब कुछ देखकर सत्यजित भी कहता है कि मैं भी इस बात को नहीं मानता कि हरिता की मौत बस फ्रिज फटने की वजह से हुई है, इसके पीछे कोई और भी है। यानी कि सत्यजित को भी ईवा की आत्मा के ऊपर विश्वास हो गया था। अब दोस्तों कहानी के एंडिंग में हम मेधा को देखते हैं जो कि अपनी माँ और चीनू के साथ घर में होती है कि तभी मेधा की बहन की फोटो का ग्लास अपने आप ही टूटने लगता है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ज़ारा की आंखें खुल जाती है, यानी कि उसे किसी आत्मा के आने का एहसास हो रहा था, मतलब कि मेधा की बहन की आत्मा का। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये हॉरर मिस्ट्री मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।